हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडी स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। इससे अच्छे से समझेंगे, एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या होता है? ये जो टर्म है पोषण, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद जो उसे ऊर्जा मिलता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के किसी भी जीव को ना तो एनर्जी मिल पाएगा, ऊर्जा, और जब ऊर्जा नहीं मिल पाएगा तो कोई कार्य नहीं कर पाएगा और ना उसका वृद्धि विकास हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या फिर पोषक बोलते हैं। तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स किसी प्रकार का हो सकता है कोई यौगिक हो, तत्व हो, जटिल पदार्थ हो। तो इसको हम लोग उस हिसाब से दो पार्ट में बांटते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पोषक। वैसे पोषक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। ये दोनों का होना एकदम अनिवार्य है। उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक पदार्थ। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना जरूरी नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? अकार्बनिक पदार्थ। वैसे ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो अभी तो हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बनिक पदार्थ में किस किस चीज को रखते हैं? इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो जिसमें CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हो। ये तीनों अलग अलग अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे कि C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहाँ किस किस चीज में मिलता है? तो पोटैटो में मिलता है, चपाती, रोटी में मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट से ही हम लोग को एनर्जी मिल पाता है और हम लोग इससे वर्क कर पाते हैं। तो एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। ये क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। दूसरा लिपिड या फैट, इसे हिंदी में वसा बोलते हैं। ये वसा के कारण ही स्किन जो है सो वो क्या होता है? मोटा हो जाता है, उसमें चर्बी बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ये फैट होता है। फैट भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ ही है। नेक्स्ट प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन का ही काम होता है जो होता है विकास करना, या फिर इसका एक और काम होता है रिपेयर करना। यदि बॉडी में कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसको प्रोटीन क्या करता है? रिपेयर करता है। प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ये भी एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ ही है। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये हम लोग को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इसको याद रखिएगा। ये सब मैक्रो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसके बाद आता है विटामिन हमारे बॉडी में सभी प्रकार के और भी जो बहुत प्रकार की कमी होते हैं उसको विटामिन पूरा करता है। जैसे विटामिन A, B, विटामिन B12, ये सब क्या करते हैं? जो शरीर में बहुत सारा कमी होता है उसको पूरा करते हैं। तो ये चारों जो हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें से ये तीनों ज्यादा अमाउंट में चाहिए और विटामिन उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए यदि हम लोग इस तीनों से कंपेयर करें तो ये एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट है और विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके सिवा अकार्बनिक पदार्थ, इसमें आता है खनिज और लवण। खनिज लवण में जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब खनिज है। ये सब कैसे? इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ है जो प्लांट में और एनिमल में दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है जल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। जल के बाद आप याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या? इनऑर्गेनिक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स और तत्व के बारे में हमने जाना जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हिसाब से विभाजित किया गया है। एग्जाम में इसमें प्रश्न आते हैं कि कौन से पदार्थ, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ कार्बनिक है और कौन से अकार्बनिक है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को विभाजन करके पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। तो चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में और कुछ। न्यूट्रिशन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ऑटोट्रॉप या स्वपोषी, दूसरा हेटेरोट्रॉप या परपोषी। फिर ऑटोट्रॉप आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होता है। फोटो ऑटोट्रॉप या प्रकाश स्वपोषी, इसे प्रकाश संश्लेषी भी बोलते हैं। दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप या
रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी भी बोलते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ वर्गीकरण को देख रहे हैं, हम लोग एक एक टर्म को आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आप पहले ये माइंड में सेट कर लीजिए कि किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो ये हम लोगों ने ऑटोट्रॉप को, स्वपोषी को विभाजित कर लिया। अब हम लोग परपोषी को विभाजन करेंगे। परपोषी भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पैरासाइट या परजीवी, दूसरा सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी। फिर पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टोटल पैरासाइट या पूर्ण परजीवी और दूसरा पार्शियल पैरासाइट या आंशिक परजीवी। हम लोगों ने अब न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से डिवाइड कर लिया, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप को, ये दो पार्ट में, और फिर ये भी दो पार्ट में, फिर पैरासाइट भी आगे दो पार्ट में, टोटल और पार्शियल पैरासाइट। इस क्लासिफिकेशन को माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम लोग एक एक टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। ऑटोट्रॉप क्या है, हेटरोट्रॉप क्या है, फोटोट्रॉप, कीमोटोट्रॉप, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, इस सबको अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑटोट्रॉप या स्वपोषी। ऑटोट्रॉप वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जल और प्रकाश। जल और प्रकाश के मदद से ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट। जल और प्रकाश के सिवा कुछ वैसे भी जीव होते हैं जो रसायन के मदद से, केमिकल्स के मदद से अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। ऑटोट्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला फोटो ऑटोट्रॉप या प्रकाश स्वपोषी। तो ये वैसे जीव होते हैं, नाम में दिया हुआ है प्रकाश, मतलब ये अपना भोजन प्रकाश की मदद से, लाइट की मदद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि पौधे हो गए, कुछ शैवाल भी हो जाते हैं, शैवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम लोग ग्रीन बैक्टीरिया फिर हरा जीवाणु बोलते हैं। तो कुछ जीवाणु भी होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे है, ये सब फोटो ऑटोट्रॉपिक है। आप स्पेलिंग पे उतना ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे बड़ा न होगा ऐसे, हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना खाना बनाते हैं उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया, पौधे और शैवाल वगैरह भी आते हैं। दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉप या रसायन स्वपोषी। कीमो ऑटोट्रॉप वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी अकार्बनिक पदार्थ का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर या फिर आयरन हो गया, मीथेन हो गया। मीथेन तो खैर इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होते हैं, इसको इनऑर्गेनिक नहीं बोल सकते हैं। सल्फर हो गया, आयरन हो गया, मीथेन को छोड़ दीजिए। मैग्नीशियम हो गया, या वैसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। तो ये सब जो बैक्टीरिया है, आपको पता होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। ये कौन बैक्टीरिया करता है, जैसे राइजोबियम हो गया। राइजोबियम के सिवा और भी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे सल्फर हुआ तो सल्फर का ऑक्सीकरण कराते हैं, और ऑक्सीकरण कराने में जो ऊर्जा मिलता है, इसी ऊर्जा से ये अपना भोजन, फूड बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रसायन स्वपोषी, रासायनिक स्वपोषी। और जो जीव इस प्रक्रिया को करते हैं उस जीव को क्या बोलेंगे, रसायन स्वपोषी बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऑक्सीकरण नहीं समझ में आता तो ये हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है। आप सीधे इतना समझ सकते हैं कि जो अकार्बनिक पदार्थ हो गया, जैसे जिसमें सल्फर है, आयरन है, ये सब क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करा के उसमें से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और जो ऊर्जा मिलता है उसी ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये किस चीज से बना है, रसायन से बना है। तो ये कैसे हो गया, रसायन स्वपोषी हो गए। एग्जाम्पल में नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये जो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया है, ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रेट में बदलने में इससे एनर्जी मिलता है। देखिए, हमको केमिस्ट्री में नहीं जाना है, आप सीधे इतना समझिए कि क्या करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण करके ये अपना ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिंपल में हम लोग समझा दिए मैंने कि क्या करता है, किसी भी अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, उससे जो ऊर्जा मिलता है उसी ऊर्जा से अपना खाना बनाता है। सिंपल है। तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषी के बारे में। परपोषी वैसे, इसे हम लोग विषमपोषी भी बोलते हैं, या परपोषी एक ही बात है। तो परपोषी वैसे जीव होते हैं जो अन्य जीव पर अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट, निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप किसी भी अदर एनिमल को देख लीजिए, जैसे गोट हो गया, बकरी, तो वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, प्लांट को खा करके। तो वो हेट्रोट्रॉप हो गया, अपना खाना वो खुद से नहीं बनाता है, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो हेट्रोट्रॉप को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
पहला पारासाइट या परजीवी, दूसरा सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी। परजीवी वैसे जीव होते हैं जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन जिस जीव से ये भोजन प्राप्त करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर कोई जीव है, ये कोई जीव है और ये कोई परजीवी है। परजीवी को मैं ब्लैक कर दे रहा हूं। ये परजीवी इस जीव से भोजन प्राप्त करेगा और ये जिस जीव से भोजन प्राप्त किया, ये जो जीव है इससे ये परजीवी भोजन प्राप्त किया। ये क्या है? परजीवी। इससे ये भोजन प्राप्त किया, तो जिससे भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं या फिर पोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषी। एक्चुअली में ये जो परजीवी है ये पोषी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और उससे खाना भी प्राप्त करता है। तो एक तरह से ये क्या है? नुकसानदायक है। एग्जाम्पल कास्कुटा या फिर इसे अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल जनरली आप देखिएगा प्लांट में देखने को मिलते हैं। ये जो प्लांट है ये पोषी हुआ, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, इसको मैं रेड करता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो दिख रहा है ये प्लांट क्या हुआ? परपोषी हुआ। और ये जो पूरा लथड़ा हुआ प्लांट है ये अमरबेल का पौधा है। ये अमरबेल का पौधा इसमें लिपटा हुआ और क्या करता है? ये अमरबेल का पौधा इस प्लांट से, परपोषी से अपना भोजन प्राप्त करता है और बदले में ये पेड़ धीरे धीरे क्या होते हैं? सूख जाते हैं। इसलिए अमर बेल का जो पौधा है जिस भी प्लांट पर लगता है ज्यादा दिन के लिए, उस पौधे का वृद्धि जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे तो सारा न्यूट्रिएंट ये पेड़ क्या कर रहा है? अमरबेल क्या कर रहा है? अवशोषित कर ले रहा है। तो एक तरह से ये नुकसानदायक है प्लांट के लिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है लॉरेंथस। लॉरेंथस भी क्या करता है? ये भी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है, उससे अपना एनर्जी प्राप्त करता है। रेफ्लेसिया, डोडर, ये सब पैरासाइट्स है। मैंने पैरासाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद कीजिए। एक होता है टोटल पैरासाइट, दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट मतलब पूर्ण परजीवी, पार्शियल पैरासाइट आंशिक परजीवी। याद रखिएगा ये अमरबेल और रेफ्लेसिया ये दोनों पूर्ण परजीवी है, मतलब पूरी तरीका से दूसरे प्लांट पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। लेकिन लॉरेंथस ये पार्शियल परजीवी है, यानी कि आंशिक परजीवी है, क्योंकि ये अपना कुछ भोजन खुद से बनाते हैं और कुछ चीज के लिए ये दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे आंशिक परजीवी बोलते हैं। आप कास्कुटा और लॉरेंथस दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लॉरेंथस आम के पेड़ पर पाया जाता है। तो हम लोगों ने पैरासाइट समझ लिया। अब आते हैं सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वैसे जीव होते हैं जो डेड चीज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले चीज पे ये लग करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जिस चीज पे, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म डेड कर गया, या तो वो प्लांट है या एनिमल जो सूख गया या मर गया, तो उस पे ये क्या करेंगे? जाके उसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे और उस जगह को भी क्लीन कर देते हैं, हमारे वातावरण को भी साफ कर देते हैं। तो ये मृतोपजीवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल जीवाणु या फिर कवक। कवक में आपने देखा होगा मशरूम, जैसे ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग कुकुरमुत्ता भी बोल देते हैं। तो ये जनरली देखिएगा वैसे जगह पे उगता है जहां पे सड़े गले चीज मिलते हैं ज्यादा, वहां पे ये उगता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जगह को भी क्लीन करते हैं। उसके सिवा कहीं बैक्टीरिया भी है जो सेप्रोफाइट नेचर के होते हैं। बैक्टीरिया तो जनरली ज्यादातर आप देखिएगा तो जो मरे हुए जीव होते हैं उस पर ये लगे होते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको सड़ा गला देते हैं और एक तरह से मिट्टी का जो उर्वरकता है वो भी बढ़ जाता है उस जगह का। उसमें जो जितने भी मिनरल्स होते हैं वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं सड़ने गलने के बाद, और जीवाणु उससे भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मृतोपजीवी होते हैं। सिंपल लैंग्वेज इतना ही समझिए कि वो सड़े गले जैविक पदार्थ से अपना भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में कवक हो गया, जीवाणु हो गया और अदर जीव भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने हेटेरोट्रॉफ के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने अभी क्लासिफिकेशन किया था न्यूट्रिशन को दो पार्ट में, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। इसके साथ आप एक और जोड़ लीजिएगा, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन या फिर विशिष्ट पोषण बोलते हैं, इसको भी जोड़ लीजिएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन या विशिष्ट पोषण ये विशेष प्रकार के जीव में देखे जाते हैं। जनरली वैसे जीव में दिखते हैं जो दो लिविंग चीज से बने हों। इसका एग्जाम्पल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सहजीवी या सिम्बायोटिक बोलते हैं, और दूसरा कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। सहजीवी, सहजीवी का एग्जाम्पल जैसे लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? तो वो कवक और शैवाल इस दोनों का संयुक्त जीव होता है। कवक क्या करता है? कवक मृदा से, मिट्टी से जल और खनिज लेके शैवाल को देता है,
और शैवाल वो जल और खनिज को यूज करके शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो जो कवक इसको खनिज और जल देते हैं उसको यूज करके शैवाल खाना बनाता है और वो किसको दे देता है, कवक को। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सहजीवी सिम्बायोटिक। और इस प्रकार के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने देखा लाइकेन, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा लाइकेन। ये कितने भी कलर का हो सकता है, कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ ऑरेंज कलर के होते हैं। इसका एक और एग्जांपल कवक मूलन, इसे बोलते हैं माइकोराइजा। ये क्या होता है, तो ये कवक, फंगस और प्लांट, कवक और पौधे का संयुक्त जीव होता है माइकोराइजा। तो इसमें भी सहजीवी देखे जाते हैं। सिम्बायोटिक प्रकार का स्पेसिफिक न्यूट्रिशन इसमें देखा जाता है, सहजीवी प्रकार का न्यूट्रिशन। ठीक है, लाइकेन से आप 2 पॉइंट याद रखिएगा कि लाइकेन को हम लोग प्रदूषण सूचक भी बोलते हैं, प्रदूषण सूचक। और लाइकेन के ही हेल्प से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या देखते हैं, एसिड और बेसिक कि कोई भी चीज कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, इसको नापते हैं लिटमस पेपर की मदद से। और वो लिटमस पेपर बनता किससे, इसी लाइकेन से बनता। तो ये 2 पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग आते हैं कीट भक्षी पौधे में। कीट भक्षी जीव, ये वैसे जीव होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ के उसका भक्षण करते हैं, मतलब एक तरह से ये मांसाहारी होते हैं। और ये जनरली वैसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन का कमी होता है। इसीलिए नाइट्रोजन के कमी होने के कारण इनका जो पत्ता है वो एक डब्बे के समान आकृति ले लेता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसमें जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यदि कोई भी कीट बैठेगा तो ये क्या करता है, ये जो ऊपर से कवर है ये बंद हो जाता है और ये कीट अंदर चला जाता है। इसमें से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, कीट के साथ ये मिल जाता है और ये पौधा उस कीट से जितना भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाला यौगिक, उसको अवशोषित कर लेता है और उसी से अपना एनर्जी प्राप्त करता है। तो ये लक्षण है कीट भक्षी पौधे का। ये जनरली मांसाहारी होते हैं। एग्जाम्पल नेपेंथिस, या फिर इसी को पीचर प्लांट बोलते हैं। पूछा भी क्या कि नेपेंथिस किसे बोलते हैं, तो पीचर प्लांट, दोनों एक ही है। आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये नेपेंथिस का ही इमेज इसमें लगाया है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि इस विशेष प्रकार के न्यूट्रिशन कौन कौन से, तो सहजीवी और कीट भक्षी, ये दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मैक्रो और माइक्रो के बारे में, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व, तो हम लोग जितने अमाउंट में पोषक तत्व लेते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो ज्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो इसी आधार पर पोषक तत्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट या दीर्घ मात्रिक, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट या लघु मात्रिक पोषक तत्व। तो ये 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमने देखे। अब इसके अंदर जो भी तत्व आते हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है, कौन सा, चॉपकिंस। मान लीजिए चॉपकिंस किसी इंसान का नाम है। चॉपकिंस का मग, मग मतलब जो पानी पीते हैं जिसमें हम लोग, वही मग। तो चॉपकिंस का मग, आपको इतना याद रखना है। अब देखिए इसके थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। चॉपकिंस में C से कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम, I से कुछ नहीं याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि I से आयोडीन याद रखिएगा। ठीक है, I से आयोडीन होता है, ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इस ट्रिक में आयोडीन नहीं है। ठीक है ना, आयोडीन पेड़ को आवश्यक होता ही नहीं है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पौधे की आवश्यक नहीं होती, तो उसमें आयोडीन ऑप्शन में था। तो याद रखिएगा आयोडीन, इसको लिख के मैं कट कर दे रहा हूं, मतलब आयोडीन पेड़ को नहीं चाहिए होता है उसके वृद्धि के लिए। एक इसका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा नारियल। नारियल एकमात्र ऐसा पेड़ होता है, नारियल का पेड़, जिसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है उसके वृद्धि के लिए। नहीं तो जनरली बात करें तो आयोडीन की आवश्यकता किसी पौधे को नहीं होती। यह एकमात्र ऐसा तत्व है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नाइट्रोजन, S से सल्फर, Ca कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम। तो ये हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से सारे तत्वों को याद कर लिया जो हम लोग पोषक के रूप में यूज करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। यहाँ पे पोटेशियम है, ऐसा नहीं कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पोटेशियम है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पोटेशियम है, K फॉर पोटेशियम। केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, K से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, पोटेशियम को। नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये सारे आप याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। इसके लिए हम लोग पहले एक हिंदी में वाक्य याद करना पड़ेगा हम लोग को। मन को जीत कल मत बोल फनी। तो मान लीजिए कोई बोल रहा है मन को जीत और
कल मत बोल, फनी किसी आदमी का नाम है। तो ये सेंटेंस हमने याद कर लिया, मन को जीत, कल मत बोल, फनी। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे याद रखते हैं। मन से क्या होगा, Mn से मैंगनीज, को क्या होता है, Cu से को, और को मतलब कॉपर। तीसरा जीत, Zn से जिंक। कल Cl याद रखेंगे, Cl से क्लोरीन। मत से MO याद रखिए आप, मॉलिबेडनम। बोल से याद रखेंगे BO, बोरॉन। फ से याद रखेंगे Fe से क्या होता है, आयरन। और लास्ट में Ni से होता है निकेल। तो हमने इस वाक्य के माध्यम से सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद कर लिए। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कोई भी ऑप्शन में दे के पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, तो आपको वहां पे आंसर करने में कंफ्यूजन हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा तो एग्जाम में आपका प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम लोग तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे तत्व जो प्लांट या एनिमल को चाहिए होता है, आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जनरली प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, कंफ्यूज नहीं हुईएगा। तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो पौधे में फूल खिलाने और फल लगने में हेल्प करता है, तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है फास्फोरस। नेक्स्ट आयोडीन, मैंने अभी बताया कि आयोडीन को पौधे को आयोडीन की आवश्यकता होती ही नहीं है, एकमात्र ऐसा पौधा है नारियल, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट डीएनए और आरएनए, आपको पता होगा कि सेल के केंद्रक में डीएनए या आरएनए पाया जाता है, तो उस डीएनए और आरएनए के निर्माण में कैल्शियम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस कैल्शियम की मदद से डीएनए और आरएनए का निर्माण ज्यादा हो पाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में सर्च करके जाके सर्च करके देखिए, डीएनए और आरएनए मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही डिटेल में, अच्छे तरीका से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोटेशियम, घाव भरने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने ये बताया था कि प्रोटीन वैसा कार्बनिक पदार्थ है जो हम लोग को क्या करता है, रिपेयर में काम आता है। तो उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए पदार्थ के बारे में तो आप प्रोटीन बोलिए, लेकिन यदि तत्व के बारे में पूछा जाए कौन सा तत्व है जो घाव भरने का काम आता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घाव भरने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और भी ऐसे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देखिए, और भी सारे टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।